हेलो एवरीवन। आज 7 अगस्त 2025 तो हमारी द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। ऊर्जा ट्रांसमिशन नीतियां हम देखेंगे। भारत के लिए जो सौर और जो पवन ऊर्जा उसकी नीतियां कैसी हैं। उसके बाद 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें डिजिटल रणनीतियां, मतलब कि उसमें डिजिटल तरीके से कैसे प्रचार किया गया था ये चुनावों का, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद जर्मनी और यूक्रेन का जो समर्थन है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा एक हमारा और टॉपिक रहेगा माइक्रोप्लास्ट, तो उसके हम प्रभाव को देखेंगे कि उसका मेन रीज़न क्या है और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। तो हम अपनी पहली न्यूज़ को शुरू करते हैं। एंड ऑफ ट्रांसमिशन फी वेवर फॉर सोलर विंड टू हिट 26 गीगावाट री एनर्जी। तो ये री एनर्जी की बात, रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी बात की गई रही है कि 26 गीगावाट तक ये मतलब कि प्रोजेक्ट हैं, इनसे उम्मीद की जाती है ये जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। अब देखिए भारत में सौर और पवन ऊर्जा की जो स्थिति है वो कैसी है। सबसे पहले अगर हम इसकी स्थापित क्षमता को देखें तो जनवरी 2025 तक भारत की जो टोटल हम पवन ऊर्जा की क्षमता देखेंगे तो 48 गीगावाट तक थी। सौर ऊर्जा की क्षमता 90 गीगावाट तक उसको भी पार कर चुकी है। इसके अलावा भारत का जो टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट जो ऊर्जा है रीन्यूएबल एनर्जी उसको प्रोड्यूस करना है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। ट्रांसमिशन शुल्क माफी का प्रभाव क्या पड़ेगा। जो ट्रांसमिशन की फीस है उसको मतलब कि माफ कर दिया गया है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो जो भारत सरकार है उसने सौर और पवन ऊर्जा की ये जो प्रोजेक्ट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफी जैसी नीतियां लागू की थी। ऐसी नीतियों का उद्देश्य क्या था कि नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में समायोजित करके जो लागत है उसको कम करना, मतलब कि एक ग्रिड पैटर्न में, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेस खाली तो यहाँ पर पूरे सोलर पैनल लगाकर ये एक ग्रिड बन जाएगा जाल जैसा, तो यहाँ से ऊर्जा को प्रोड्यूस करना। अगर ये माफ़ किया जाता है ट्रांसमिशन शुल्क तो ये परियोजना लागत है जो उसको ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो क्या है ना कि अभी मतलब किसी जगह पर आपने अगर पवन सौर ऊर्जा को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो प्रोजेक्ट उसको एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए फ़ीस लगेगी, जिससे क्या होगा अगर ये फीस माफ़ हो जाती है तो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की गति है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके अलावा मतलब कि ये जो है किसी विशेष क्षेत्र परियोजना उसके लिए ये नीति जो है मतलब कि इसको लागू किया जाएगा। नीतिगत समर्थन क्या रहेगा। भारत सरकार की जो योजना है जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 की, ये सब कुछ रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उनके तहत भारत 2030 तक सौर ऊर्जा में 1000 अरब डॉलर का इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब या फिर ऐसा एम टारगेट रखा गया। इसको लेकर कुछ चुनौतियां भी आती हैं। चुनौतियां क्या है। सौर और पवन ऊर्जा की जो अस्थिर प्रकृति है, यानी कि परिवर्तनशील उत्पादन रहेगा, कभी ज़्यादा उत्पादन कभी कम। उसके कारण ग्रिड एकीकरण है जो उसमें काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। ट्रांसमिशन का जो बुनियादी ढांचा उसका विस्तार करना, फिर उसको मॉडर्नाइजेशन करना, ये सब बहुत ज़रूरी रहता है। 2030 तक जो ग्रिड है उसको उसके इन्वेस्ट के लिए 870 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बाद डिजिटल हमारी जो नेक्स्ट डिजिटल कैंपेन स्ट्रेटजीज इन द 24 लोकसभा पोल्स में, मतलब कि जो डिजिटल कैंपेन किया गया था उनकी रणनीतियां देखेंगे। सोशल मीडिया का जो व्यापक उपयोग किया गया, मतलब अगर हम देखें तो आज के समय पर सबसे ज़्यादा रोल रहता है डिजिटलीकरण का, सब बहुत ज़्यादा। जैसे भारत का एक कैंपेन भी है डिजिटलीकरण ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया को अब डिजिटल की तरफ लेकर जाना है हर एक माध्यम से, हर एक जगह पर। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया का देखें चुनावों में क्या प्रभाव रहा है या इसका क्या यूज़ हुआ है, तो रणनीतिक दल जो राजनीतिक दल रहते हैं, खास करके जो बीजेपी है, कांग्रेस और जो द्रविड़ मुनेरम कड़गम है डीएमके जिसको बोलते हैं, उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव दिखे हैं 2024 के चुनावों में। नेता कार्यकर्ता ने अपने जो दैनिक अभियान रहे, उनकी जो रैलियां, उन्होंने सभा की तस्वीरें, वीडियो, ये सब कुछ शेयर किया गया था जिससे जनता तक सीधे ये पहुंच उनकी संभव हो पाई थी। जैसे कि यूट्यूब पर कांग्रेस ने 613 मिलियन जो व्यूज़ थे तब हासिल किए थे, भाजपा को सिर्फ 150 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। कांग्रेस की जो डिजिटल उपस्थिति उसको ज़्यादा दर्शाता है।
इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया गया था। दलों ने अपने एआई का यूज़ करके जो प्रचार सामग्री है उसको अट्रैक्टिव बनाया। डीएमके ने अपने दिवंगत नेता जो है एम करुणानिधि के एआई जनरेटेड वीडियो बनाए थे जिसमें मतदाता से समर्थन मांगते हुए दिख रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए एआई से जो वीडियो फोटोज़ वगैरह काफ़ी बनाए थे और उनका यूज़ करके लोगों को जागरूक लोगों में प्रचार किया था। उसके बाद एआई के यूज़ भाषणों का अनुवाद करने के लिए, डिजिटल एंकर निर्माण के लिए और व्यक्तिगत मैसेजिंग के लिए भी किया गया था। मतलब कि भारत में जो है डिजिटलीकरण का यूज़, अब डिजिटल का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसके अलावा कुछ खास उन्होंने अभियान चलाए, थीम चलाए, जैसे कि मेरा पहला वोट देश के लिए। ये चुनाव आयोग ने पहली बार मतदाता को प्रोत्साहित करने के लिए किया था, जिसमें सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रचार किया गया। केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने इस एंथम को, इसका जो एंथम है वो भी लॉन्च किया और पीएम मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र भी किया था। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस से जुड़े जो भी संगठन है, उन्होंने एक राष्ट्र एक झंडा एक राष्ट्रगान ऐसे पर डिजिटल अभियान चलाए थे, जिसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचना था। मतलब कि अब जो कभी भी जब चुनाव आते हो तो ये सभी जो पार्टीज होती है ये कुछ ऐसे थीम लेकर आती है जिससे राष्ट्रीय मतलब किसी खास तबके को जो संबोधित करती हैं और उससे क्या होता है, उनके लिए वोट लेना आसान हो जाता है। चुनाव आयोग के डिजिटलीकरण उपकरण भी थे। भारत निर्वाचन आयोग ने 20 डिजिटल जो ऐप थे वो लॉन्च किए, जिसमें वोटर्स जो अधिकारी प्रत्याशी उन सभी के लिए ये काफ़ी यूजफुल साबित हुए थे। BLO ऐप उन्होंने किया था बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए। ये डिजिटल इसको जो भी सारा काम BLO करते वो सभी ऑनलाइन और डिजिटलीकरण से किया जाए। NGSP शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल बनाया गया था। ESMS प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए जब्ती प्रबंधन प्रणाली लगाई गई थी। चुनाव प्लानिंग पोर्टल प्रबंधन और जो सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए इन ऐप्स ने डाटा संग्रह, मतदाता जानकारी, चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से आसान बना दिया था। मतलब अब आप देखिए हर काम अगर ऑनलाइन होने लग जाए तो थोड़ी आसानी हो जाती है कि हम कहीं भी घर पर बैठे या किधर भी बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट किया गया था। कांग्रेस ने 170 सीटों पर केंद्रित जो रणनीति अपनाई थी, जहां स्थानीय स्तर पर डिजिटल मैसेजिंग, जनसंपर्क पर जोर दिया गया। पार्टी ने एंटी एनकमेसी भावनाओं का लाभ उठाने के लिए डेडिकेटेड टीमें भी बनाई गई थी। भाजपा ने महासंपर्क अभियान शुरू किया, जिसमें डिजिटल और जमीनी स्तर पर जो सरकार की उपलब्धि है उसको प्रचारित करके दिखाया गया था, खास करके यूपी की बात करें तो वहां पर। इसके बाद सोशल मीडिया वॉर रूम भी था, जो कि उम्मीदवारों की छवि निर्माण, प्रचार के लिए, सामग्री के लिए, प्रसार के लिए जिम्मेदार थे। वॉर रूम डेटा एनालिटिक्स और जो लक्षित विज्ञापन है उनका उपयोग करके मतदाताओं तक इसकी पहुंच को आसान बनाना था। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फिशिंग गियर अ मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन अलोंग इंडियन कोस्ट्स। यानी कि ये एक मंत्री का बयान आया है, यूनियन मिनिस्टर का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के है, जतेंद्र सिंह। उन्होंने कहा है कि जो फिशिंग है वो एक बहुत बड़ा रोल है, माइक्रोप्लास्ट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब देखिए भारतीय तट जो होते हैं मतलब कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर जो मछली पकड़ने का सामान होता है जिसमें जाल, रस्सियाँ या फिर और उपकरण होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। ये सामान जो है ज़्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं, समय के साथ टूटकर ये छोटे छोटे कणों में बन जाते हैं, जिसको माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो कण है समुद्री पर्यावरण में फैलकर मछली और जो बाकी समुद्री जीवन के लिए खतरा बनते हैं, उन्हें भोजन समझकर कुछ उन्हें निगल जाते हैं। इससे समुद्री जैव विविधता को नुकसान होता है, फिर मानव स्वास्थ्य पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंच सकता है। इसके अगर हम प्रभाव देखें तो पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो समुद्री प्रदूषण इसी की वजह से होता है। ये जो माइक्रोप्लास्ट है समुद्र, नदियों, झीलों में सभी में जमा होकर जल पारिस्थितिकी तंत्र है जो उसको प्रभावित नुकसान पहुंचाता है, और ये जो इसके तलछट होते हैं इसमें मिलकर जल की जो गुणवत्ता उसको भी खराब करते हैं। उसके अलावा मिट्टी प्रदूषण होता है। कृषि जो है भूमि में माइक्रोप्लास्ट मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं, सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को अफेक्ट करते हैं।
हवा में फैलाव, हवा के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक दूर दूर तक फैल सकते हैं जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। समुद्री जीवों पर प्रभाव पड़ता है। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होने से मछलियां, कछुए और अन्य समुद्री जीव माइक्रोप्लास्टिक को भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र में रुकावट, भूख की कमी, मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जो रसायन होते हैं जिसमें कीटनाशक, भारी धातु उसको सोख लेते हैं और जीवों में जमा होकर उसकी जो प्रजनन क्षमता है, स्वास्थ्य है, जिसकी उसकी हेल्थ है, उसको भी खराब करते हैं। जैव विविधता पर खतरा माना जाता है। जो समुद्री प्रजातियां उनकी संख्या में कमी देखी जा रही, दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो ये इसका भी एक मेन रीज़न हो सकता है। वह रीज़न हो सकता नहीं, मतलब रीज़न है। और जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी बिगड़ने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जो माइक्रोप्लास्ट है मछलियों और जो बाकी समुद्री खाद्य पदार्थ उनके जरिए जो ह्यूमन बॉडी उसमें प्रवेश करता है, ये कण मछली के उत्तकों में जमा हो सकते हैं जिन्हें मनुष्य खाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याएं माइक्रोप्लास्टिक में मौजूद जो रसायन कैंसर करते हैं, हार्मोनल असंतुलन, प्रतिरक्षा तंत्र की जो कमजोरी उसका कारण बन सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो नल है, बोतल बंद पानी, उसमें भी पाए जाते हैं और सीधे मानव स्वास्थ्य को भी अफेक्ट करते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है? आर्थिक यानी कि मछली पकड़ने का उद्योग, प्रदूषण के कारण मछलियों की जो संख्या और गुणवत्ता उसमें कमी होने से मछुआरों की जो आजीविका वो प्रभावित होती है। पर्यटन पर असर पड़ता है। प्रदूषित समुद्र तट और जो जल निकाय पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं। सफाई लागत जो है, माइक्रोप्लास्टिक को हटाने, पर्यावरण की सफाई के लिए भारी आर्थिक लागत लगती है। समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो लोगों को जागरूकता होनी चाहिए इसमें। उसके अलावा जो कचरा प्रबंधन है उसको बेहतर बनाना होगा। रिसाइकलिंग जैसे जो निपटान है उसको यूज़ करना होगा। प्लास्टिक उपयोग में कमी करनी होगी। एकल उपयोग जो प्लास्टिक उस पर प्रतिबंध और जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री होती है उसका यूज़ करना होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, जर्मनी यूक्रेन के मतलब संबंधों को लेकर है। जो जर्मनी है वो यूक्रेन का सेकंड लार्जेस्ट मान सकते हैं आप एक व्यापारिक केंद्र है। अमेरिका के बाद जो जर्मनी है यूक्रेन को हथियार और जो आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला बड़ा देश है, प्रमुख देश है। 2022 में रूस के जो यूक्रेन पर हमला हुआ था उसके बाद जर्मनी ने अपनी विदेश सुरक्षा नीति में काफ़ी चेंजेस किए थे, जिसमें सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए यूक्रेन को टैंक, हथियार और जो मानवीय सहायता है वो प्रदान करने जैसे कदम भी शामिल है। जब किसी भी कंट्रीज में युद्ध होता है तो कोई ऐसी कंट्रीज होती हैं जो अपना फ़ायदा देखने के लिए उसको हथियार प्रोवाइड करवाती हैं, तो इसमें जर्मनी भी है। जर्मनी का जो नया चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने कहा है कि देश यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत करने, नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाने की एक ऐसी योजना बना रहा है। जो मर्ज है वहाँ के चांसलर, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी समर्थन में अनिश्चितता वो बढ़ रही है। अब देखिए जर्मनी की जो सैन्य नीति है वो क्या है। सैन्य खर्च में वृद्धि करना चाहते हैं। रूस का जो यूक्रेन पर अटैक हुआ था उसमें जो चांसलर थे ओलाफ शोल्त्स, उन्होंने 2022 में जाइंट वेंडे की घोषणा कर दी थी, जिसमें रक्षा बजट को जीडीपी के 2% से अधिक करने का एक वादा किया गया था। इसके लिए 100 बिलियन यूरो का विशेष रक्षा कोष भी बनाया गया था और सशस्त्र बल जो है उनके आधुनिकीकरण के लिए भी ये उपयोग हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को समर्थन देने का सोचा था। जर्मनी जो है यूक्रेन का दूसरा बड़ा समर्थक देश है, जैसे टैंक जो कि हवाई रक्षा प्रणाली और जो और सैन्य उपकरण है उसको प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये जो समर्थन है नाटो, यूरोपीय संघ के साथ समन्वय में है, मतलब कि उनके साथ ये कोलैब वगैरह करके उनके सहयोग से ये उनको समर्थन दिया जा रहा है। नाटो और सामूहिक सुरक्षा क्या है? जो जर्मनी है नाटो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता जा रहा है। यूरोप में सामूहिक सुरक्षा के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है, खास करके जब अमेरिकी समर्थन में अनिश्चितता रहती है। ऐतिहासिक संयम से बदलाव होते जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने सैन्यवाद से दूरी बनाए रखने के लिए और भू राजनीतिक स्थिति ने इसे सक्रिय सैन्य नीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर भी जो जर्मनी है उसकी नीति में अभी भी संयम और कूटनीति पर मतलब ध्यान ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ आंतरिक चुनौतियां भी देखी जाती है।
जो दक्षिणपंथी दल हैं जर्मनी के, जैसे कि AFD और जो कुछ वामपंथी समूह है, उन्होंने सैन्य सहायता रक्षा खर्च के खिलाफ जो जर्मनी है उसकी नीति को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसके साथ ही जो ऊर्जा संकट है, आर्थिक दबाव है, वो भी सैन्य बजट को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आधुनिकीकरण और जो स्वायत्तता है, जर्मनी अपनी सेना को ड्रोन, साइबर युद्ध क्षमता और आधुनिक हथियारों से लैस करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यूरोपीय रक्षा जो स्वायत्तता है उसको बढ़ावा देने के लिए फ्रांस जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मतलब जर्मनी अपने इस क्षेत्र में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जो द हिंदू की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।